मैकेनिज़्म था वो कॉलेज लेवल पर डेवलप किया जाता था, और उसमें जो हमारे टीचर्स थे उनको कोई ना कोई क्लास वर्क के अलावा भी असाइनमेंट्स दी जाती थी, और जब प्रिंसिपल कोई डायरेक्शन देता था तो जो भी कुलीग जिसको वो असाइनमेंट मिली होती थी वो अकॉर्डिंगली एक्ट करता था। तो गोया पूरा सेशन जो था उसमें कॉलेज लेवल पे जो एक कैलेंडर है वो उसको डेवलप करके उसको एग्जीक्यूट किया जाता था। लेकिन आपको मालूम है कि ये मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, शुरू में ही बार बार ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप ज़रूर अपने स्क्रीन पर देखें कि आपका जो माइक है वो म्यूट मोड पे है कि नहीं है, ताकि इंटरप्शन ना हो और उससे फ़्लो जो है वो ख़त्म ना हो। क्योंकि इसका तरीक़ेकार बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं 1 घंटा 15 मिनट की प्रेजेंटेशन आपके सामने रखूँगा, फिर आपसे क्वेश्चन आंसर जो है सेशन करूँगा 15 मिनट का आखिर में। तो इस दौरान अगर आपके माइक म्यूट होंगे तो बात ज़्यादा बेहतर तरीके से आप तक पहुँच सकेगी। तो जैसे मैंने कहा कि ये एकेडमिक कैलेंडर जो है ये बेसिकली पूरे एक एकेडमिक जो है ईयर का कॉलेज लेवल पे प्रिंसिपल ख़ुद ये डिज़ाइन करता था और फिर उसको एग्जीक्यूट करता था। लेकिन चूँकि हमारे पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस को कई तरह के चैलेंजेस का सामना रहा, अभी भी है, ख़ास तौर पर प्राइवेट सेक्टर की तरफ से जो बहुत बड़ा में एक चैलेंज रहा वो एनरोलमेंट के हवाले से रहा कि महकमे को इस बात का कंसर्न था कि पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में, बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा लेकिन सबब्स में, बड़े शहरों में भी ऐसे है, मसलन मुझे लाहौर शहर के कई कॉलेजेस का पता है जहाँ पर एनरोलमेंट का इशू है। तो बावजूद के कॉलेजेस में कैपेसिटी ज़्यादा होती है लेकिन नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स कम होते हैं, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो कम्पीट कर रहा है, और प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें इंसेंटिव भी देता है और साथ ही साथ मार्केटिंग टेक्निक्स भी इस्तेमाल करता है, और उसने वो तमाम टेक्निक इस्तेमाल की जिससे कि स्टेक होल्डर के ट्रस्ट को विन करे। और स्टेक होल्डर में दो बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं, एक वालदैन है और दूसरे बच्चे हैं। तो आपने भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया होगा अपने इर्द गिर्द माहौल में कि जो वालदैन हैं वो एक परसेप्शन डेवलप कर दिया गया था कि शायद प्राइवेट सेक्टर के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर पढ़ाई ज़्यादा बेहतर तरीके से होती है बनिस्बत पब्लिक सेक्टर के, और पब्लिक सेक्टर को जानबूझकर मेलाइन करना या उसके इमेज को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश भी की गई, और कुछ इस तरह के हमने भी इसमें स्पेस छोड़ी जिससे ये चीज़ें और ज़्यादा एग्रीवेट होती चली गई। तो जब ये चीज़ें मुझे याद पड़ता है चंद साल पहले इनको जब डिस्कस किया जा रहा था और कॉलेजेस में प्रिंसिपल को बार बार ये डायरेक्शन दी जा रही थी कि आप भी हर यानी जो भी पॉसिबल हो सकती है एक्टिविटी उसको करके अपनी एनरोलमेंट पूरी करें, क्योंकि एनरोलमेंट का चैलेंज जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कॉलेजेस में बच्चों को ये बताना कि पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस जो हैं वो आज भी प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में आपको किस तरह फैसिलिटेट करते हैं। तो उसमें फिर कुछ जो मुझे याद पड़ता है कि जब सारी ये कंसल्टेशंस थी उस वक़्त जो मीटिंग्स हुई उसमें ये भी प्रपोज़ल आई कि हमें पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में भी अपनी एकेडमिक मामलात को बहुत रेगुलेट करना है, उनको सिंक्रेटाइज़ करना है, इनमें रब्त पैदा करना है, और वो जिस हद तक मुमकिन हो सके वो टूल्स और टेक्निक्स को यूज़ करना है जिससे हम कम्पीट कर सके प्राइवेट सेक्टर से और हमें एनरोलमेंट हमारी बेहतर हो सके। और क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो प्राइवेट सेक्टर में प्रैक्टिस होती हैं बिलाशुबा, और उसको वालदैन बड़ा फ़ख्र से कोट करते हैं कि वहाँ पर जब वो ये कहते हैं कि वहाँ पर पढ़ाई पर बड़ा फोकस होता है और बड़ी रेगुलर क्लासें होती हैं और स्टूडेंट्स को जो है वो इंडिविजुअली मॉनिटर किया जाता है, और अगर स्टूडेंट्स कॉलेज ना आए तो बाकायदा उस पर वो लोग पेरेंट्स तक को कांटेक्ट करते हैं, और इस तरह की चीज़ें जो थी। तो पेरेंट्स के साथ एक लिंकेज बनता था। प्राइवेट सेक्टर जो है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है कि जब वार्ड्स जो हैं, जो बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं तो कॉन्स्टेंटली उनके पेरेंट्स को लूप पे लिया जाए, उनके साथ कांटेक्ट रखा जाए और उनको बताया जाए उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। और उससे ये था कि पेरेंट्स को ये एहसास होता है कि शायद हमारे बच्चों पर जितनी फोकस यहाँ पे पढ़ाई का हो रहा है पब्लिक सेक्टर में तो इस तरह की सिचुएशन नहीं होती। तो इन सारी कंसिडरेशन को सामने रख कर फैसला ये किया गया कि एक एकेडमिक कैलेंडर प्रिपेयर किया जाए सेंट्रलाइज से मुराद ये है कि एक जो हमारा हेड ऑफिस है आप समझ लें
हेड ऑफिस इस लिहाज से कि जो हमारा डीपीआई ऑफिस है, डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस, ये पूरे पंजाब इसके डोमेन में आता है। पूरे पंजाब के तमाम कॉलेजेस के मामलात जो हैं इसकी डोमेन में आते हैं और इनके नीचे डायरेक्टोरेट्स हैं 9 जो हर डिवीज़न के लेवल पे काम करते हैं। तो डीपीआई ऑफिस चूँकि सेंट्रल बॉडी है और पूरे पंजाब को रेगुलेट करती है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने ये फैसला किया कि डीपीआई ऑफिस जो है वो एक एकेडमिक कैलेंडर प्रिपेयर करे पूरे एकेडमिक ईयर का, और उसमें फिर उसको फिर आगे जो डायरेक्टोरेट्स हैं उनको कन्वे कर दिया जाए और कंसर्न डायरेक्टोरेट अपने प्रिंसिपल्स को वो कन्वे करें, वो एक सर्कुलर की सूरत में, और डायरेक्टोरेट ही इस बात को इंश्योर करे कि वो जो एकेडमिक कैलेंडर डीपीआई ऑफिस के लेवल पे तैयार हुआ है उस पर अमल दरामद उसके मुताबिक तमाम कॉलेजेस में प्रिंसिपल करवा रहे हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि ये वो कैलेंडर था जो कॉलेज लेवल पर ख़ुद प्रिंसिपल ही प्रिपेयर करते थे और उसको एग्जीक्यूट करते थे। अगर इसको हमारे डीपीआई ऑफिस को दिया गया हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने, तो उसका बुनियादी मकसद जो था वो यही था कि हम भी कुछ उस तरह की टेक्निक्स को अप्लाई करें अपने पब्लिक सेक्टर में जो प्राइवेट सेक्टर अपने इदारों में अप्लाई करता है, और जिससे स्टेक होल्डर का उन्होंने ट्रस्ट को विन किया है और वहाँ पर इनरोलमेंट जो है वो ज़्यादा होती है, और पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस को इस हवाले से चैलेंजेस है और इस चैलेंजेस को हमने मीट करना है। अब जो मैंने आपसे बताया कि जो बुनियादी एक एकेडमिक ईयर में जो मेन एक्टिविटीज़ होती हैं वो जिन पर ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है, मिसाल के तौर पे एक ये है कि आपकी क्लासें रेगुलर हों और आपका कोर्स कवर हो। स्टूडेंट का लिए ये बहुत कंसर्न होता है कि उनकी क्लासें रेगुलर हों और उनका कोर्स कवर हो। तो ये फैसला हुआ कि एकेडमिक कैलेंडर में तमाम टीचर से को एक लेसन प्लान दिया जाए, और वो लेसन प्लान प्रिंसिपल जो है वो टीचर से कंसल्ट करे और फिर डीपीआई ऑफिस को इंटीमेट करे कि हमारा एकेडमिक सेशन जो है उसमें जो वर्किंग डेज़ हैं वो इतने हैं, और इतने वर्किंग डेज़ में एक टीचर जो है वो किस तरीके से अपने कोर्स को कवर करेगा, ताकि जब एकेडमिक ईयर ख़त्म हो तो उस पूरे कोर्स को वो कवर कर सके। और एक दूसरा ये है कि हायर अथॉरिटीज़ को ये भी पता हो कि इस वक्त हमारे कॉलेजेस जो हैं वो कितना कोर्स कवर कर चुके हैं और क्या कुछ पढ़ाया जा रहा है इस वक्त एक ही वक्त में सारे के सारे पब्लिक सेक्टर कॉलेजों में। देयर आर 791 पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस, कुछ में कुछ बड़े कॉलेजेस हैं, कुछ मॉडरेट हैं, कुछ बिल्कुल छोटे कॉलेजेस हैं, और हर एक के मसाइल भी डिफरेंट हैं। लेकिन एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस की डीपीआई ऑफिस को रेगुलेट करता है, और प्राइवेट सेक्टर के भी बड़े बड़े हाउसेज हैं, बड़े बड़े इदारे हैं जो कम्पीट कर रहे हैं हर जगह पे गवर्नमेंट सेक्टर को। तो एक तो मैंने बताया कि कोर्स पर फोकस था कि लेसन प्लान बना के उसको सर्कुलेट कर दिया जाए और टीचर्स को कन्वे हो जाए कि उन्होंने अपना कोर्स जो है इस लेसन प्लान के मुताबिक अपने टारगेट्स के मुताबिक उसको कवर करना है। और ये चूँकि सेंट्रलाइज्ड होगा तो तमाम कॉलेजेस में एक ही वक्त में पता चल जाएगा कि कोर्स कितना कवर हुआ है और कौन कौन से टॉपिक आजकल टीचर पढ़ा रहे हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये थी कि अब पढ़ाने के साथ जो दूसरी चीज़ बड़ी अहम है वो है हाउस एग्जामिनेशन। हाउस एग्जामिनेशन जो है वो बड़ी बुनियादी चीज़ इसलिए है कि जो बच्चों को पढ़ाया गया है अब उसकी एवेल्यूएशन भी एक ही वक्त में हो और उसका भी पूरा कन्वे हो, महकमे को भी पता हो कि अब हमारे हाउस एग्जामिनेशन इस वक्त कॉलेजेस में हो रहे हैं। और आपको पता है कि 2 मेन एग्जामिनेशन हम कंडक्ट करवाते हैं कॉलेज लेवल पे एट द लेवल ऑफ इंटरमीडिएट। यहाँ मैं जब एकेडमिक कैलेंडर की बात कर रहा हूँ तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। मैं आपके साथ एकेडमिक कैलेंडर को शेयर भी करूँगा क्योंकि ये पिछले कुछ सालों से रेगुलर कॉलेजेस में आता था और प्रिंसिपल इसको एग्जीक्यूट करते थे, लेकिन 2019 तक तो ये रेगुलर आता रहा। फिर 2020 में चूँकि कोविड-19 का एक चैलेंज आ गया और तलीमी इदारे जो थे वो बंद हो गए, तो फिर वो कैलेंडर 2020 में नहीं सर्कुलेट हुआ और 2021 का एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इसमें भी एकेडमिक कैलेंडर को पार्शली तैयार किया गया है और वो भी अब आजकल
में ये जो महकमा हमारा है DPA ऑफिस डायरेक्टोरेट को कन्वे कर रहा है और उसके मुताबिक हमारा एकेडमिक सेशन जो है वो आगे बढ़ेगा। उसमें तमाम तरह की एक्टिविटीज़ भी शामिल हैं, स्पोर्ट्स को करिकुलर एक्टिविटीज़ और साथ में हमारी जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं। तो बीच में गैप है, लेकिन मैं आपके साथ 2018-19 का जो एकेडमिक कैलेंडर हमें सर्कुलेट हुआ था वो इसके यानी हमारी आखिर में जो है वो आपको बताऊंगा कि उसकी शक्ल क्या थी, किस तरह ये डिज़ाइन करता है DPI ऑफिस। तो बुनियादी चीज़ मैं यही बता रहा था कि इसकी जो है ज़रूरत क्यों पेश है। पहले तो ये देखें ना, ये पहली स्लाइड जो आपके सामने आई है, ये जो बातें मैंने अभी तक की हैं उसमें मैंने कहा कि जो एकेडमिक कैलेंडर है पहले कॉलेज लेवल पर प्रिंसिपल ख़ुद बनाता था और एग्जीक्यूट करता था, फिर उसको किसी ख़ास वजूहात की बिना पर, उसमें सबसे बड़ा वजह ये था कि हम चीज़ों को सैनिटाइज़ करें, उनमें कोऑर्डिनेशन करें, रब्तो और जो अपर टीयर्स हैं, हमारा सेंट्रल ऑफिस जो है उसे पता हो कि कॉलेजेस में एक ही वक्त में एक ही तरह की एक्टिविटीज़ चल रही हैं। उससे वर्किंग बेहतर होगी कॉलेजेस की और हमें जो स्टेक होल्डर के ट्रस्ट को विन करने का मौका मिलेगा और हमें एनरोलमेंट के चैलेंज को भी बेहतर तरीके से हम मीट कर सकेंगे। तो अब DPI ऑफिस को ये टास्क दिया गया कि वो एकेडमिक कैलेंडर तैयार करे। DPI ऑफिस एकेडमिक कैलेंडर इन द लाइट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ जो हमारे एकेडमिशियंस हैं या प्रिंसिपल से वो इनपुट लेते हैं, लेकिन प्रिपरेशन जो है वो DPI ऑफिस में होती है। उसके बाद फिर जब ये कैलेंडर तैयार करते हैं तो फिर इसको कंसर्न डायरेक्टोरेट्स को मेल कर दिया जाता है, तमाम 9 के 9 डायरेक्टोरेट को। तो 9 डायरेक्टोरेट के पास जब आ जाता है तो वो आगे से प्रिंसिपल्स को ये जो है भेजवा देते हैं, मेल कर देते हैं और प्रिंसिपल्स को कहते हैं कि इस एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक जो है आपने एकेडमिक ईयर को चलाना है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करना है। और डिप्टी डायरेक्टर लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस, उनको महकमा जो है वो ये असाइनमेंट देता है कि वो कॉलेजों में ऑफ एंड ऑन विज़िट करें और उनको एक परफार्मा सा बना कर दिया गया है जिसमें कॉलम्स होते हैं और जिसमें कॉलम जिस तरह से बनाए जाते हैं कि ये देखा जा सके कि कॉलेजों में जब एक जो है अनप्लान्ड विज़िट किया गया या सडन कोई विज़िट हुआ डिप्टी डायरेक्टर का, तो क्या एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक एक्टिविटीज़ जारी थी और उस एकेडमिक कैलेंडर पर अमल दरामद हो रहा था कि नहीं। तो डिप्टी डायरेक्टर्स जो थे वो जो अब ऑफ एंड ऑन जो थे कॉलेजों का चक्कर लगाते थे। कभी उनको बाउंड किया गया कि महीने में कम से कम 2 मरतबा वो ज़रूर जाएं और अचानक जाएं और जाकर देखें कि कॉलेजों में इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं हो रही, एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक जो टारगेट दिए गए हैं तो उस पर उसी तरह अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उससे ये होगा कि प्रिंसिपल्स जो हैं वो भी इस बात को अंडर यानी उसको एक किस्म का ऑब्लिगेशंस होंगे कि वो एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक जो है अपने एकेडमिक सेशन को चलाएं, क्योंकि डिप्टी डायरेक्टर ने वो परफार्मा फिल करके रिपोर्ट जो थी वो डायरेक्टोरेट से DPI और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भिजवानी होती है और वो उसकी ड्यूटी में शामिल था। तो एक लीवरेज, एक चेक था प्रिंसिपल पे कि वो एकेडमिक कैलेंडर को सीरियसली ले और उस पर इम्प्लीमेंटेशन लाजमी करवाए। अब इसमें मैंने ये चौथा पॉइंट जो है इसमें मैंने लिखा हुआ है कि कुछ कुशन ज़रूर होता है प्रिंसिपल के पास, क्योंकि कॉलेज मैंने बताया कि उनका साइज़ भी डिफरेंट होता है और कॉलेजेस के कुछ इश्यूज़ भी उसमें भी वेरिएशंस है। तो कुछ थोड़ा बहुत कुशन इसलिए होता है कि वो अगर उनके पास कोई स्टाफ की वजह से या किसी कमी की वजह से या किसी और वजह से, मिसाल के तौर पर आपको ये टारगेट दिया गया है कि आपने दिसंबर का जो एग्ज़ाम है, जिसे हाउस एग्ज़ाम कहते हैं, वो आप दिसंबर में कुछ वजूहात की बिना पर नहीं लेना चाह रहे हैं, आप कुछ 10 दिन आगे करना चाह रहे हैं, 10 दिन पीछे करना चाह रहे हैं, तो उसमें कंसर्न प्रिंसिपल जो है वो डायरेक्टोरेट को बता के उस कैलेंडर में थोड़ी बहुत अगर तब्दीली करना चाहता है तो उसकी फिर वो इजाज़त कंसर्न डायरेक्टोरेट से लेके कर सकता है। तो कैलेंडर में जो चीज़ें दी होती है उसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो है वो प्रिंसिपल्स को होता है, लेकिन दैट विल बी इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न डायरेक्टोरेट, उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन और एडजस्टमेंट की गुंजाइश होती है। अच्छा, और रैशनल की जब मैं बात कर रहा था कि ये क्यों ये प्रैक्टिस क्यों हुई, क्यों प्रिंसिपल पहले प्रिंसिपल एकेडमिक कैलेंडर बनाते थे एकेडमिक ईयर का, अब DPI ऑफिस पे ये बनाने की ज़रूरत, उसकी मैंने बात आपको बता दी कि वजह इसकी क्या है कि एक तो ये होगा कि एक यूनिफॉर्मिटी होगी, एक ही वक्त में तमाम कॉलेजेस में एक ही तरह की एक्टिविटीज़ चल रही है। अगर क्लास वर्क है तो सिर्फ क्लास वर्क चल रहा है, एकेडमिक पर फोकस है, और अगर स्पोर्ट्स है तो एक ही वक्त में तमाम में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और अगर को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़ाहिर है कि एकेडमिक ईयर के दौरान बहुत सी अहम डेज़ आते हैं जो हिस्टोरिकल नेचर के भी हैं
जिसे हम कौमी त्यौहार भी कहते हैं, मजहबी त्यौहार भी कहते हैं, और कई सडनली भी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जनरेट करनी पड़ जाती हैं। लेकिन कुछ होती हैं जो इस्टेब्लिश होती हैं कि वो डेज़ आने हैं, जैसे कायद आज़म डे है, अल्लामा इकबाल डे है, कश्मीर डे है, ये सर सैयद अहमद ख़ान डे है। तो इस तरह के जो हमारे डे हैं, योम आज़ादी है, तो उस पर वो बाकायदा तौर पर वो हर महीने का, चूँकि कैलेंडर में महीने वाइज होता है कि एक महीना है, इसमें ये डेज़ आ रहे हैं, इस डेज़ में क्या तकरीब करनी है वो भी लिखी हुई है, क्या फंक्शन करना है, और साथ ही इतने जो डेज़ हैं वो एकेडमिक्स के लिए हैं, इतने डेज़ हैं ये, इसमें ये फंक्शंस होंगे। तो वो चूँकि डे वाइज वो बना होता है, और डे वाइज से मुराद है कि मंथली होता है, लेकिन उसमें मेंशन होता है कि इसमें कितने डेज़ जो हैं वो सिर्फ क्लास वर्क के लिए हैं या एकेडमिक्स के लिए हैं, और कितने डेज़ जो हैं वो किसी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए या फिर पैरेलल चलाना, तो वही मेंशन होता है कि आपने, क्योंकि अब जो लेटेस्ट जो कैलेंडर बन रहा है उसमें एक उन्होंने प्रोविजन और भी रखी है स्पोर्ट्स के हवाले से, कि स्पोर्ट्स को आप शाम तक जारी रखें, इवनिंग तक सिक्योरिटी SOPs के साथ। तो उसमें गुंजाइश है कि आप एकेडमिक्स आवर के बाद, पहले भी ऐसे ही होता था जब हम लोग स्टूडेंट्स थे, कि अमूमन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एकेडमिक्स आवर्स के बाद होती थी, 2 बजे तक हमारे टाइम टेबल के मुताबिक चलती थी क्लासें, और फिर साथ ही स्पोर्ट्स के बच्चे जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे उनके लिए ओपन हो जाती थी ग्राउंड्स, क्रिकेट की प्रैक्टिस हो रही है, हॉकी की, फुटबॉल की, बास्केटबॉल की, तो वो फिर शाम तक चलते रहती थी। तो बहरहाल वो कैलेंडर में चूँकि ये चीज़ें दी जाएंगी, लिहाजा इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, प्रिंसिपल्स को पता होगा कि हमने इस वक्त ये एक्टिविटी करनी है जो डिपार्टमेंट ने हमें उसका जो है फ्रेमवर्क दिया हुआ है। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन भी हो जाएगी, उसमें यूनिफॉर्मिटी भी आ जाएगी, ओवरऑल आपकी जो को करिकुलर भी और एकेडमिक एक्टिविटीज़ में इनको सिंक्रोनाइजेशन भी इनकी हो जाती है कि आपको उसमें एक बाकायदा तौर पर कोऑर्डिनेशन भी है और रब्त भी है, और महकमे को भी पता है कि इस वक्त हमारे पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस जो हैं उसमें क्या कुछ हो रहा है इस वक्त। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि बुनियादी जो चीज़ है, जो चंद चीज़ें बड़ी अहम है एकेडमिक कैलेंडर को फ्रेम करने के हवाले से, और जिस पर प्राइवेट सेक्टर का भी बड़ा फोकस होता है, और जिसकी वजह से वो एक किस्म का उनकी एक जो अपने गुड रेपो बनाई और पेरेंट का ट्रस्ट लिया, वो यही था कि वो रेगुलर यानी जहाँ क्लास वर्क होता है, फिर उसके बाद क्लास टेस्ट होते हैं, फिर एग्ज़ाम्स होते हैं, तो बच्चे को कॉन्स्टेंटली इन प्रैक्टिस रखते हैं ताकि बच्चा प्रैक्टिस में रहे, और फिर उस प्रैक्टिस की वजह से बच्चा जो है अच्छा परफॉर्म करे। ये परफॉर्म कितना करता है, क्या उनका कितना वो उसमें फैक्ट है और कितना उसमें सारा कॉस्मेटिक चीज़ें हैं, वो बहुत एक अलग सी बहस है। लेकिन बहरहाल पेरेंट्स इससे बहुत मुतासर होते हैं इन चीज़ों से। तो उसमें फिर मैंने कहा कि एक तो ये होगा कि एकेडमिक कैलेंडर में जब लेसन प्लान बनाकर टीचर देंगे, और प्रिंसिपल थ्रू HODs, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इस बात को इंश्योर करेगा कि वो अपने डिपार्टमेंट में उस लेसन प्लान को फॉलो करें और उसके मुताबिक कोर्स को कवर करें। तो डिपार्टमेंट को भी पता होगा कि जब उन्होंने कैलेंडर में रखा हुआ है कि आपका दिसंबर टेस्ट जो है, जो पहला हाउस एग्जामिनेशन है, वो इन डेट्स में होगा, और अमूमन ये दिसंबर के शुरू में होता है और 3rd वीक ऑफ में जाके ख़त्म होता है, और फिर आखिर में कोई 1 हफ्ते की विंटर वेकेशंस होती हैं तो उसके साथ लिंक किया जाता है। तो ये दिसंबर टेस्ट भी हम इसको कहते हैं, जो हमारे यहाँ एक रेगुलर एग्ज़ाम है, हाउस एग्जामिनेशन, जो कॉलेज लेवल पर कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि 2 एग्ज़ाम हैं जो कॉलेज लेवल पर कंडक्ट होते हैं, जिसमें बच्चों को जो कोर्स पढ़ाया जाता है उसमें बच्चों को उसमें से उनका एग्ज़ाम लेकर उनको एग्ज़ामिनेशन की भी प्रैक्टिस करवाई जाती है, ताकि वो उस एनवायरनमेंट में पेपर अटैम्प्ट करें जिस एनवायरनमेंट का आगे उन्होंने फाइनल एग्ज़ाम में बैठना, जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की तरफ से होगा, और उनको वो वहाँ पर अपीयर होना है। तो ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ जो एग्ज़ाम का सिस्टम है उसमें बहुत सी चीज़ें काउंट होती हैं, सिर्फ आपकी पढ़ाई काउंट नहीं होती, बस जो कितना पढ़ा है आपने, बल्कि बहुत सी और चीज़ें भी हैं जो फैक्टर है, जैसे टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट है कि आपने 3 घंटे में किस तरह अपने पेपर को अटैम्प्ट करना है, आपका कोई क्वेश्चन छूटे भी ना और आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट भी करें, टाइम मैनेजमेंट आपकी बेहतर हो। और टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और आपको एक्लेमेटाइज होने की ज़रूरत होती है कि जिस तरह के इन्वायरमेंट में बोर्ड के एग्ज़ाम में आपने बैठना है, उसी तरह का इन्वायरमेंट कॉलेज लेवल पर आप उनका एग्ज़ाम लें। और दिसंबर का में जो टेस्ट होता है वो उतने कोर्स में से होता है जितना उस वक्त तक कवर किया गया होता है। और फिर एक दूसरा एग्ज़ाम हम लेते हैं मार्च में, जिसे हम प्री बोर्ड एग्ज़ाम कहते हैं। और प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है
वो कंप्लीट कोर्स में से होता है, क्योंकि मार्च के बाद फिर बच्चों का फाइनल एग्ज़ाम शेड्यूल होता है मई में या जून में। तो मार्च के एंड तक हमारा या अप्रैल के शुरू तक हमारा प्री बोर्ड एग्ज़ाम चलता है, और उस प्री बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चों के कंप्लीट कोर्स को कवर करके बच्चों को एक एग्ज़ाम लिया जाता है, ताकि बच्चों को इन प्रैक्टिस किया जा सके कि वो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह तैयार हों और उनकी एवेल्यूएशन हो। अब एक इसमें फैक्टर तो हाउस एग्जामिनेशन को जो है स्ट्रीमलाइन करना और एक ही वक्त में कंडक्ट करना। अब हाउस एग्जामिनेशन के साथ एक और चीज़ अटैच है जो प्राइवेट सेक्टर को बहुत इफेक्टिवली यूज़ करता है, वो है कि उन्होंने एकेडमिक कैलेंडर में हाउस एग्जामिनेशन की डेट के साथ साथ पेरेंट टीचर मीटिंग की भी डेट दी होती है कि आपने इस डेट तक एग्ज़ाम लेना है, इतने दिन आपके पेपर मार्किंग के हैं, और उसमें एक हफ्ते का गैप डाल के या फिर जनवरी की कोई डेट दे दी जाती है जिसमें तमाम कॉलेजेस में पीटीएम होगी, पेरेंट टीचर मीटिंग होगी। और पेरेंट टीचर मीटिंग अब ये सिर्फ कॉलेज लेवल की एक्टिविटी नहीं है, बल्कि पेरेंट टीचर मीटिंग चूँकि एकेडमिक कैलेंडर में शामिल हो गई है, लिहाजा प्रिंसिपल को वो कंडक्ट करवानी होती है अपनी पूरे मैकेनिज्म के तहत, और फिर उसकी पिक्टोरियल एविडेंस भिजवानी होती है महकमे को कि ये तस्वीरी जैसे कहते हैं, उसमें आप बताते हैं कि इतने पेरेंट जो हैं वो आए, इस तरह टीचर बैठे हैं, टीचर और पेरेंट्स जो हैं वो बच्चा भी बैठा है, उसको स्क्रिप्ट दिखा रहे हैं जो दिसंबर टेस्ट हुआ था, और बच्चे की जो शॉर्ट कमिंग्स है बता रहे हैं, बच्चे को गाइड कर रहा है कंसर्न सब्जेक्ट का टीचर के उसने किस तरीके से बेहतर परफॉर्मेंस वो कर सकता है, किन एरियाज़ में उसको मेहनत की ज़रूरत है, अगर वो इसमें थोड़ी सी तवज्जो दे तो वो फाइनल प्री बोर्ड एग्ज़ाम में या आगे बोर्ड के एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो उस वक्त तक की उसकी जो परफॉर्मेंस है वो चूँकि पेपर मार्क हो चुके होते हैं, तो पेरेंट टीचर मीटिंग जिस दिन होती है उस दिन कॉलेज में कोई एकेडमिक्स एक्टिविटी उस लेवल पे नहीं होती, तो वालिदैन आते हैं, उनको कॉन्टैक्ट किया जाता है, हर सोर्स से लेटर भी लिखे जाते हैं या हमारे मोबाइल जो भी सोर्स है कि वो उनके पेरेंट टीचर मीटिंग है और उनको इस वक्त कॉलेज में आना है अपने बच्चे के साथ। तो वो फिर पूरा एक उसका पैराफर्नेलिया के साथ वो तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करके उसकी अरेंजमेंट किया जाता है। हर डिपार्टमेंट में टीचर बैठे होते हैं या किसी एक जगह पर टीचर्स को बैठा दिया जाता है और उनको पास उनके पेपर होते हैं, और बच्चे जो है ये आप लोगों के कॉलेजों में सारा में ये प्रैक्टिस चलती है। प्राइवेट सेक्टर इस पर बड़ा इसको ज़्यादा अहमियत देते हैं, और पेरेंट्स भी समझते हैं कि उनके बच्चों की परफॉर्मेंस के बाद तो ये पीटीएम जो है अब एकेडमिक कैलेंडर का एक ऐसा एक्टिविटी है जो उसका हिस्सा है जो आपको करवानी है। पहले तो ये ऑप्शनल था, बाज़ औक़ात करवाई जाती थी, नहीं करवाई जाती थी, लेकिन चूंकि एकेडमिक कैलेंडर में है लिहाजा 2 एग्ज़ाम मैंने बताया आपके इंटर लेवल पे कॉलेज पे लाजमी होने हैं। वैसे तो एकेडमिक कैलेंडर में लिखा हुआ है लेसन प्लान के तहत हर महीने में जितना कोर्स कवर हो, साथ ही लिखा है क्लास टेस्ट, लेकिन क्लास टेस्ट जो है ये टीचर को कहा गया है कि वो खुद कंडक्ट करवाए ताकि बच्चों को प्रैक्टिस में रखे। लेकिन क्लास टेस्ट जो है वो टीचर की क्लास लेवल की एक्टिविटी है, लेकिन ये जो एक 2 हाउस एग्जामिनेशन है, एक दिसंबर का और एक मार्च अप्रैल का, ये कॉलेज लेवल की एक्टिविटी है कि कॉलेज ने इसको सेंट्रलाइज मैकेनिज्म के तहत प्रॉपर उस एनवायरनमेंट में करवाना है जैसा बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। दिसंबर तक उतना कोर्स और प्री बोर्ड में फिर कंप्लीट कोर्स, ताकि बच्चा मुकम्मल तौर पर प्रैक्टिस में आए। तो उसके बाद फिर पीटीएम करवा के वालिदैन को बच्चों की परफॉर्मेंस से आगाह करना, और ताकि उन्हें पता हो कि उनके बच्चा जो है वो कहाँ स्टैंड करता है और उसमें क्या वीकनेसेस हैं। तो पीटीएम में ये अलग बात है कि उसमें कितने % पेरेंट टर्न अप होते हैं और कितना रिस्पांस आता है, वो भी एक डिफरेंट स्टोरी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में मुझे खुद ये एक्सपीरियंस है कि वालिदैन जितनी अपना टाइम निकाल के वहाँ जाते हैं और रेशो % जो वालिदैन की पीटीएम में होती है वो बहुत उनको कि वो खुद चले जाते हैं इस बुनियाद पर कितने पैसे वो बच्चे पर लगा रहे हैं, तो वो जाके उसकी परफॉर्मेंस को चेक करें। और हमारे पब्लिक सेक्टर में बड़ी नॉमिनल सी फीस चार्ज की जाती है, और पेरेंट्स की जो टर्न अप रेशो है वो बड़ी बाज़ औक़ात पैथेटिक होती है, जिसका मुझे बड़ी अफसोस भी होता है और बाज़ औक़ात हैरानगी भी होती है कि हमने अगर 500 पेरेंट को कॉन्टैक्ट किया तो 150-200 पेरेंट्स आते हैं, और बाज़ की तरफ से आता है जी वो बिज़ी हैं और उनके लिए आना मुश्किल है, और वो कोई कहता है जी वो चूँकि उनको जॉब से छुट्टी नहीं मिलती, या वो कोई और ऐसा काम करते हैं जहाँ से उनके लिए वक्त निकालना मुश्किल है। तो ये बड़ी हैरानगी होती है कि बच्चे से बढ़ के आपके लिए कौन और चीज़ ऐसी अहम है कि आप बच्चे के लिए घंटा 1.5 घंटा स्पेयर नहीं कर सकते ताकि आपको पता चले कि आपके बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है। तो इस तरह की एक्सक्यूज़ेज़ आते हैं, लेकिन बहरहाल कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम पेरेंट्स पार्टिसिपेट करें
तो बहरहाल जो भी उसकी जितने पेरेंट्स आते हैं और जो भी उसकी प्रोसीडिंग होती है उसकी हम रिपोर्ट बना के प्रिंसिपल जो हैं विद पिक्टोरियल एविडेंस डिपार्टमेंट को भिजवाते हैं। और ये लाजमी हिस्सा है एकेडमिक कैलेंडर का कि आपने ये 2 पेरेंट टीचर मीटिंग की रिपोर्ट विद पिक्टोरियल एविडेंस भिजवानी है और साथ बताना है कितने पेरेंट्स आए और उनको गाइड किया गया। तो मैंने बताया 2 पीटीएम, एक दिसंबर टेस्ट के साथ अटैच है जो जनवरी में होती है और एक प्री बोर्ड के साथ अटैच है जो अमूमन मार्च या अप्रैल के एंड पे शेड्यूल होती है एकेडमिक कैलेंडर में हमारे जो महकमे की तरफ से हमें मिलता है। अच्छा, यहाँ पे ये बात ज़हन में रखने की है कि ये जो एकेडमिक कैलेंडर हमें डीपीआई ऑफिस से कॉलेजों को मिलता है, इसमें चूँकि जो कॉलेजेस हैं हमारे पब्लिक सेक्टर के, ये डिग्री लेवल पे यूनिवर्सिटियों के साथ एफिलिएटेड हैं। तो यूनिवर्सिटी कैलेंडर खुद बनाती हैं अपना। जैसे हमारा कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, कोई कॉलेज जो होते हैं वो बाकी यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी से कैलेंडर बनाती है कि उसने जो सेमेस्टर के प्रोग्राम है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सेमेस्टर प्रोग्राम है, जैसे बीएस प्रोग्राम है, क्योंकि पंजाब में तकरीबन 150 से ज़्यादा कॉलेजों में अब बीएस भी हो रहा है और एडीपी भी अब सेमेस्टर पे हो जाएगा आने वाले वक्त में, क्योंकि एडीपी ने अल्टीमेटली 4 सेमेस्टर्स प्रोग्राम होगा नई स्कीम ऑफ स्टडीज़ के तहत अंडर सेमेस्टर सिस्टम एंड रिवाइज करिकुलम। तो सेमेस्टर सिस्टम में जो एग्ज़ाम होते हैं, जो इस वक्त प्रैक्टिस चल रही है, उसमें एक मिड टर्म एग्ज़ाम होता है जो मिड में आता है, यानी अगर 14 वीक्स की स्टडी है या 16 वीक्स की स्टडी है तो 16 वीक की स्टडीज़ में 8 वीक की स्टडी के बाद मिड टर्म एग्ज़ाम होगा और फिर उसके बाद एक फ़ाइनल एग्ज़ाम होता है। तो मिड टर्म एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाना है, ये कॉलेज की अपनी स्वाबदीद नहीं होती, बल्कि ये एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी डेट देती है और उस डेट में वो कंडक्ट करवा के उसकी अवार्ड लिस्टें बनवा के पेपर मार्क करके भिजवाने होते हैं यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट का। अपने पास भी रिकॉर्ड रखना होता है, लेकिन असल रिकॉर्ड जो है वो यूनिवर्सिटी का कंट्रोलर ऑफिस मेंटेन करता है, क्योंकि डिग्री यूनिवर्सिटी ने देनी है। तो वहाँ पर हम भिजवाते हैं अवार्ड लिस्टें, मिड टर्म एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के, और एक फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम होता है जो टोटल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है, कॉलेज नहीं करवाता। लेकिन वहाँ पर कॉलेज में मिड टर्म एग्ज़ाम जो है वो कॉलेज जो है वो कंडक्ट करवाता है। तो मिड टर्म एग्ज़ाम के साथ भी पेरेंट टीचर मीटिंग जो है वो करवानी डायरेक्शन होती है, लेकिन इसकी डेट्स मेंशन नहीं की जाती एकेडमिक कैलेंडर में, क्योंकि डिपार्टमेंट को ही नहीं पता होता कि ये जो है यूनिवर्सिटी कैलेंडर क्या देगी। तो वो उसमें इस प्रोविजन को छोड़ देते हैं कि जो यूनिवर्सिटी का कैलेंडर होगा उस पर प्रिंसिपल खुद ही उसको मेन एकेडमिक कैलेंडर में इनकॉर्पोरेट कर लेगा और उसके मुताबिक एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। लेकिन जो एकेडमिक शेड्यूल होते हैं वो भी यूनिवर्सिटी बताती है कि इस डेट से क्लासेस शुरू होंगी और इस डेट पे मिड टर्म होगा, इस डेट में आपने फाइनल टर्म एग्ज़ाम जो है बच्चों ने देना है। तो डिग्री प्रोग्राम का कैलेंडर जो है वो एक नोटिफिकेशन की सूरत में मिल जाता है कॉलेजेस को फ्राम देयर एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, और उसको वो मेन एकेडमिक कैलेंडर में सिंक्रेटाइज करके वो अपना एकेडमिक सेशन चलाते हैं। तो ये 2, लेकिन जो महकमे का है वो उसमें फोकस जो है वो इंटरमीडिएट लेवल तक की क्लासें होती हैं जिसको इसके मुताबिक हमने चलाना होता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो दिसंबर टेस्ट और प्री बोर्ड और प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो हैं, ये प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन किया है कि अभी तक डिग्री लेवल पे एनुअल सिस्टम ही चल रहा है। अगरचे उसका नोमेनक्लेचर तो चेंज हो गया, उसको हम अब एडीपी साइंस, एडीपी आर्ट्स, एडीपी कॉमर्स कहते हैं, लेकिन है वही एनुअल सिस्टम जिसका एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी लेती है और वो जून जुलाई में जो एग्ज़ाम होता है और उसी प्रैक्टिस के तहत जैसे बीए बीएससी चल रहा था। लेकिन ये फेज़ आउट हो जाना है, ये इसकी डेडलाइन भी ख़त्म हो चुकी हुई है और इसको असूली तौर पर इसी साल फेज़ आउट होना था, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटीज़ ने बाज़ ने किया, बाज़ ने नहीं किया। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बावलपुर यूनिवर्सिटी में ये सेमेस्टर पे चलाया गया है एडीपी अंडर रिवाइज करिकुलम के तहत, लेकिन हमारे यहाँ अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में और बीजेडयू में अभी एनुअल सिस्टम पर ये चल रहा है। तो जब एनुअल सिस्टम पर चल रहा होता है तो फिर एक प्री बोर्ड के साथ प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता था फाइनल वो भी जून जुलाई में होता है, तो उनका भी हम 2 एग्ज़ाम लेते थे कॉलेजों में। एक हम लेते थे जब उनका कोई तकरीबन मिड कोर्स कवर होता था, और वो इस दिसंबर टेस्ट के साथ अमूमन कुछ अटैच कर देते हैं, कुछ नहीं करते कॉलेजेस, क्योंकि उसमें मैंने कहा ना कि डिग्री लेवल पर थोड़ा सा हमारी प्रिंसिपल जो है वो अपनी मर्ज़ी से उसकी एडजस्टमेंट करता है। तो वो फिर जब मुनासिब समझता है वो 3rd ईयर का जो है वो एक एग्ज़ाम जो है 4th ईयर के
वो कंडक्ट करवाते थे। और फिर एक उनके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कोर्स में से भी एक एग्ज़ाम जो है वो मार्च अप्रैल में कॉलेज लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता था, जिसमें तमाम कोर्स कवर होता था। लेकिन ये प्रैक्टिस अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब जब आप सेमेस्टर पे आ जाएंगे अगले साल तक, तो उसमें फिर आपको जिस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना है और मेक एकेडमिक कैलेंडर में इनकॉर्पोरेट करना है, वो मिड टर्म एग्ज़ाम होता है सेमेस्टर का। जब सेमेस्टर की मिड टर्म आती है, पूरा टर्म जो है, चूँकि सेमेस्टर एक जो होता है वो 16 वीक की स्टडी पर बेस करता है, एग्ज़ाम मिला के 14 वीक की स्टडी होती है और 2 वीक उसमें एग्ज़ाम के लिए होते हैं, तो 16 वीक की वो स्टडी होती है। तो उसमें 8 वीक की स्टडी के बाद वो मिड टर्म एग्ज़ाम आता है, उतने कोर्स में से जितना कवर किया होता है। और ये मैंने बताया कि मिड टर्म का स्केजुअल आपको यूनिवर्सिटी देती है और आपने उसी के मुताबिक एग्ज़ाम करवा के और उसी डेट के अंदर अवार्ड लिस्टें सबमिट करनी होती हैं यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफिस को, और फाइनल टर्म भी उसी के मुताबिक होता है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करवाती है। तो ये जनाब चीज़ें हैं। उसके बाद ये स्मूथ कंडक्ट ऑफ मिड टर्म एग्जाम, ADP BS स्टूडेंट अंडर सेमेस्टर सिस्टम, वेल अरेंज PTM आफ्टर ईच एग्जामिनेशन। ये बात हो चुकी कि PTM हर एग्ज़ाम के बाद जो है वो एकेडमिक कैलेंडर का एक एसेंशियल एक्टिविटी है कि जो भी कॉलेज एग्ज़ाम लेगा कॉलेज लेवल पर, उसके फ़ौरन बाद PTM करवा के बच्चों की परफॉर्मेंस पर उनके पेरेंट्स को ऑन बोर्ड लेना है, उनको आगाह करना है। वो बहुत ज़रूरी है ताकि पेरेंट्स को ये एहसास हो कि उनके बच्चे में क्या खामियाँ हैं और बच्चे को किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन प्लानिंग एंड इफेक्टिव यूज इस क्लास इन्वायरमेंट, ये तो अभी मैंने बात की। लेसन प्लानिंग का भी मतलब ये है कि महकमे को भी पता चलता जाएगा कि कॉलेजेस में कोर्स कहाँ तक पहुँचा है और कितना कोर्स अब तक कवर हुआ है, क्योंकि वो डिप्टी डायरेक्टर फिर वो जो विजिट करते हैं वो फिर इस बारे में या तो ख़ुद चेक करते हैं या फिर प्रिंसिपल से सारी रिपोर्ट लेते हैं कि वो उसके मुताबिक अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ कैरियर काउंसलिंग सेंटर। अब ये कैरियर काउंसलिंग सेंटर जो है अभी तमाम कॉलेजेस में नहीं बने, अगरचे सर्कुलर तो महकमे की तरफ से आया था, लेकिन कैरियर काउंसलिंग सेंटर की एक्टिविटीज़ को एकेडमिक कैलेंडर में ज़रूर रखा गया है। और ये कैरियर काउंसलिंग सेंटर बेसिकली BS प्रोग्राम के लिए एक इम्पॉर्टेंट बॉडी के तौर पर काम करते हैं, और इनको कहा गया है कि ये उन कॉलेजों में 2 ऐसी बॉडीज़ बनानी है पब्लिक सेक्टर कॉलेजों में जो BS करवा रहे हैं, एक कैरियर काउंसलिंग सेंटर और एक QEC यानी क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल। क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल जो है वो अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी की गाइडेंस पे काम करेगा और उसका मकसद क्वालिटी को बेहतर करना है, कंटेंट वाइज भी, कोर्स वाइज भी, और टीचर का कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ भी तवज्जो दे के। और कैरियर काउंसलिंग सेंटर जो है इसका मकसद ये है कि बच्चे को जिस फील्ड में भी वो स्टडी कर रहा है, जिस फील्ड में भी उसने एडमिशन लिया है, जिस सब्जेक्ट में वो BS कर रहा है, उससे मुतालिक उसको प्रैक्टिकल नॉलेज कन्वे करना, उसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देना, फील्ड का एक्सपोजर देना, ताकि वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट के साथ साथ उसको ये भी पता हो कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है और मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। तो वो जो थ्योरी और प्रैक्टिस का गैप है उसको ब्रिज करने के लिए कैरियर काउंसलिंग जो है सेंटर जो है वो काम करेंगे, सेमिनार करवाएंगे, वर्कशॉप करवाएंगे, सिंपोजियम करवाएंगे, एक्सटेंसिव लेक्चर करवाएंगे, इंटर्नशिप करवाएंगे, जॉब फेयर करवाएंगे। तो ये सारी उसका एक पूरे SOPs हैं जो महकमे ने दिए हुए हैं कैरियर काउंसलिंग सेंटर के, कि वो इसको एक्टिव रखें, अपनी पूरी एक बॉडी बनाएं, उस बॉडी को नोटिफाई किया गया है। ये भी एक हमारा टॉपिक है जो आपके साथ यहाँ हो चुका है या हो जाएगा आने वाले वक्त में, कि कैरियर काउंसलिंग सेंटर किस तरह काम करेगा। तो इसी तरीके से ये फिर अब कैरियर काउंसलिंग सेंटर की एक्टिविटीज़ को जब एकेडमिक कैलेंडर में डाल दिया गया तो इसको चलाना अब इसको फॉलो करना भी ज़रूरी है। लेकिन मैंने बताया कि इसका ज़्यादा ताल्लुक BS कॉलेजों के साथ है जहाँ पर BS प्रोग्राम चल रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटीज़। अब ये एकेडमिक कैलेंडर में हमारे यहाँ ये भी चीज़ें नोट की गई कि कॉलेजों में अब टीचर जो हैं वो ज़्यादा देर स्टे नहीं करते और कॉलेज लेवल पर प्रिंसिपल भी इस तरफ तवज्जो नहीं देते कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ कॉलेज की बहुत बड़ी एक रेगुलर स्टूडेंट के लिए एक इंसेंटिव जो हमेशा से पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस जो हैं उनका ये रोल रहा है कि बच्चों की ना सिर्फ वो तालीम को इंश्योर करते हैं बल्कि उनकी करैक्टर बिल्डिंग को भी इंश्योर करते हैं। तो करैक्टर बिल्डिंग के साथ मतलब ये है कि आप अपने क्लास वर्क के साथ साथ बच्चों को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व करें ताकि वो एक अच्छे इंसान भी बने, वो एक अच्छे शहरी बने, उनमें अंदर सिविक सेंस आए, उसके अंदर पेट्रियाटिज़म आए
उसके अंदर वो चीज़ें हैं जो सोसाइटी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं। खाली पढ़ाई कर देना या रटे लगा के नंबर ले देना जो है दैट इज़ नॉट सफिशेंट। और जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है वो हमेशा करैक्टर बिल्डिंग से होता है। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है ये इन सोसाइटीज़ को जो कॉलेजेस में होती हैं, डिबेटिंग सोसाइटी है, बज़्म अदब है, मजलिस उलूम इस्लामिया है, या ड्रामेटिक सोसाइटी है, कोई और इस तरह की सोसाइटीज़ हैं। कई तरह की सोसाइटीज़ होती हैं, सोसाइटीज़ बोर्ड पूरा होता है। इसी तरह स्पोर्ट्स की होती हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड होता है, उसमें कॉलेज अपनी अपनी अवेलेबल फैसिलिटीज़ के हिसाब से, कहीं पर फुटबॉल की फैसिलिटी है, ग्राउंड है तो फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, या फिर इंडोर है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है। तो कॉलेजेस जो है वो स्पोर्ट्स है उसमें प्रोविज़न दी हुई है। वो कॉलेजों से पहले पूछ लेते हैं एकेडमिक कैलेंडर से पहले कि वो उनके पास किस किस स्पोर्ट्स की गुंजाइश मौजूद है। तो फिर वो कहते हैं कि उसके मुताबिक आपने ये स्पोर्ट्स जो है अपने कॉलेज में करवानी है। तो करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटीज़ को एकेडमिक कैलेंडर में रख के उसको जो ये पहलू है जिसे हम तरबियत का पहलू कहते हैं, इसको हमारे करिकुलम का एक एसेंशियल पार्ट बना दिया गया। और प्रिंसिपल पर ये एक किस्म की ऑब्लिगेशन आ गई कि अब उसने ये एक्टिविटीज़ भी कॉलेज में जनरेट करनी है। इसके बाद जी इस एकेडमिक कैलेंडर्स की कुछ और ऐसी फीचर्स हैं जो बड़ी अहम है। जैसे अभी मैंने अभी बात शुरू में की थी कि एक एकेडमिक कैलेंडर को बनाना और फिर उसको उसका फॉलोअप लेना और फिर ये देखना कि उस पर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा, और ये सेंट्रलाइज तरीके से डीपीआई ऑफिस से ये को डीपीआई ऑफिस पर आगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को, क्योंकि इनकी मीटिंग्स जब होती है तो उस पर ये ब्रीफ करते हैं तमाम डायरेक्टोरेट डीपीआई को और डीपीआई पर सेक्रेटरी साहब को या हमारे हेड ऑफिस को। तो इसकी जो मैंने बताया बेसिक स्पिरिट ये थी कि हम जो है अपने कॉलेजेस का जो है इमेज बेहतर करें। प्राइवेट सेक्टर जो है जो टैक्टिक्स यूज़ करता है वो हम भी यूज़ करें, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमें करनी चाहिए ताकि जो स्टेक होल्डर हैं वो हमारे पब्लिक सेक्टर इदारों को भी समझे कि यहाँ पर भी हम वो कुछ करते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा करते हैं जो प्राइवेट सेक्टर करता है। जो फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं, बड़े बड़े कैंपस हैं, जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ यहाँ हो सकती हैं वहाँ नहीं हो सकती, और जो ओपन एनवायरनमेंट यहाँ पे है हमारे पास बहुत सी चीज़ों में हम उनसे बहुत बेहतर हैं। तो उसमें एक टूल और भी है जो प्राइवेट सेक्टर यूज़ करता है, और देखें आजकल ये टूल यूज़ हो रहा है। आपको पता होगा कि ये मैट्रिक का रिज़ल्ट आने से पहले प्री इंटरमीडिएट क्लासेस जो हैं ये लॉन्च कर देता है प्राइवेट सेक्टर, और इश्तिहारात दे रहे होते हैं कि जी प्री इंटरमीडिएट क्लासेस को फलान डेट से शुरू किया जा रहा है। बच्चों को कोई फ़ीस नहीं देनी, वो हमारे इदारे में आएँ और अपनी इनरोलमेंट करवाएँ और वो क्लासें पढ़नी शुरू कर दें जब तक उनका रिज़ल्ट नहीं आता। उसका मकसद ये होता है कि जब बच्चा एक दफ़ा आ गया तो फिर ऑटोमेटिकली वो प्रेफर करेगा वहीं पर एडमिशन लेने के लिए, और इस तरह उनको क्लाइंटेज मिल जाएगी, उनको इनरोलमेंट मिल जाएगी। तो कुछ अरसे के लिए वो महीने 2 महीने के लिए रिज़ल्ट से पहले प्री इंटरमीडिएट क्लासेस बगैर किसी फाइनेंशियल लाइबिलिटी के ऑफ़र करते हैं। तो ये उनका एक टूल है, और प्राइवेट सेक्टर में ये बड़े इफेक्टिवली यूज़ होता रहा कुछ सालों से कि समर वेकेशन में, चूँकि मैट्रिक का रिज़ल्ट जो है वो आना होता है अगस्त में, जो प्रैक्टिस चल रही थी कोविड से पहले, तो वो जून के शुरू में ही जब अमूमन क्लासें ऑफ हो जाती हैं समर वेकेशन में, इस तरह की प्री इंटरमीडिएट क्लासेस लॉन्च करते थे और बच्चे जाते थे कि भाई अभी उन्होंने मैट्रिक का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आना है और उन्हें इंटरमीडिएट का कोर्स जो है उसके बारे में बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो वो एक उनका मार्केटिंग टूल था कि बच्चों को पहले से ही थोड़ा सा अट्रैक्ट किया जाए ताकि वो जब रिज़ल्ट आए तो वो प्रेफरेंस दें हमारे इदारे में एडमिशन लेने को। तो इसी प्रैक्टिस को हमारे एकेडमिक कैलेंडर में डाल के पब्लिक सेक्टर कॉलेजों को भी बाउंड किया गया कि वो भी प्री इंटरमीडिएट क्लासेस को शुरू करें। जैसे मिसाल के तौर पे अभी कुछ 2-4 दिन पहले डायरेक्टर लाहौर की तरफ से एक मीटिंग की गई है, चंद 2 दिन हुए हैं अभी, जिसमें उन्होंने चूँकि इस दफ़ा मैट्रिक का रिज़ल्ट क्योंकि सारा कैलेंडर डिस्टर्ब हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड। तो आपको पता है ना कि अभी मैट्रिक का रिज़ल्ट हमारे यहाँ अमूमन फर्स्ट ईयर का एडमिशन सितंबर में मुकम्मल होकर क्लासें शुरू हो जाती हैं, लेकिन अभी जो नया शेड्यूल है उसके मुताबिक मैट्रिक का रिज़ल्ट जो है वो कहीं मिड अक्टूबर में प्लान है जब ये निकलेगा, और इस दफ़ा सेशन लेट शुरू होगा। तो उन्होंने कहा जी कि आप फौरी तौर पर प्री इंटरमीडिएट क्लासेस जो हैं वो लॉन्च करें। एक प्राइवेट सेक्टर लॉन्च कर चुका है, तो उसके लिए एक आप टाइम टेबल बनाएं और अपने टीचर्स को इस तरह इंगेज करें कि तमाम टीचर्स को उसमें इन्वॉल्व करें हफ्ते के लिए, एक वीक के लिए। पहले जब ये कैलेंडर
बनता था तो ये अमूमन इसमें जून का महीना जो था इसमें रखा जाता था, और हम ये करवाते रहे हैं कि हम अपना टाइम टेबल बना के महकमे को देते थे, और वो कैलेंडर में मेंशन होता था कि कब आपने प्री इंटरमीडिएट क्लासेस लगानी है, और उसमें फिर हम टीचर्स को एंगेज करते थे कि वो बच्चों, और फिर उसकी पब्लिसिटी भी करना, बैनर लगा देना कि कॉलेज में प्री इंटरमीडिएट क्लासेस शुरू हो गई हैं, आप मुफ्त तालीम हासिल करने के लिए, मुफ्त क्लासें पढ़ने के लिए आप इन औकात कार में आएँ। और टाइम टेबल चूँकि गर्मी बड़ी होती है जून में, तो अमूमन कहा जाता है कि आप 8 बजे से लेकर 11 बजे 3 घंटे की सिर्फ चंद सब्जेक्ट जो बड़े अहम सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या इंग्लिश, बस इन सब्जेक्ट की 3-4 सब्जेक्ट्स की आप टाइम टेबल बनाएं और 8 से 11 बजे तक उसको रखें, और जो भी बचा है उसको अकोमोडेट करें। तो वो हम करते रहे, वो भी एक प्रैक्टिस थी, वो भी प्राइवेट सेक्टर ने की तो हमने भी शुरू कर दी पब्लिक सेक्टर में भी, तो अभी भी ये चल रही है। और एकेडमिक कैलेंडर में इसको रखा जाता है कि प्री इंटरमीडिएट क्लासेस जो हैं वो मैट्रिक के रिज़ल्ट से पहले शुरू कर दी जाएं, ताकि स्टूडेंट्स को पहले ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, तो जब रिज़ल्ट आए तो बच्चा जो है वो प्रेफर करे कि यहाँ मुझे ज़्यादा बेहतर इन्वायरमेंट मिलेगा पढ़ने का, और वो प्रेफरेंस दे अपनी एडमिशन के लिए। तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ कंपटीशन विद प्राइवेट सेक्टर एज फार एज एनरोलमेंट इज कंसर्न। तो हम वही टूल इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर करता है, ताकि हमारी भी एनरोलमेंट अच्छी हो या अच्छे नंबरों वाले बच्चे भी हमारे पास आएँ। तो बहरहाल ये प्री इंटरमीडिएट क्लासेस एट पार विद प्राइवेट सेक्टर टू अट्रैक्ट द स्टूडेंट प्रायर टू देयर एडमिशन, this is one of the practice which is being carried out in public sector colleges, and that is incorporated in the academic calendar given by the DPI office to the colleges. इसके बाद एक इसमें ये भी चीज़ है कैलेंडर में शामिल होती है। इसके बाद जनाब चूँकि समर वेकेशन हो जाती है, हमारी प्रैक्टिस ये होती थी कि फिर जुलाई और अगस्त मिड तक ये हमारी समर वेकेशन चलती थी। तो समर वेकेशन के बाद इस बात को इंश्योर करने के लिए कि टाइम बिल्कुल ज़ाया ना हो और कॉलेजेस जो ही समर वेकेशन के बाद ओपन हो, इमीडिएटली उनकी एकेडमिक क्लासेस शुरू हो जाएं विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम। तो उसके लिए चूँकि सेकेंड ईयर क्लास जो है वो फर्स्ट ईयर का तो एडमिशन अब होना होता है, ज़ाहिर है फर्स्ट ईयर तो अब आएगी जब मैट्रिक का रिजल्ट निकलेगा सितंबर में, तो और कॉलेजेस खुल जाते हैं अगस्त में, मिड अगस्त में 15 अगस्त से, तो सेकंड ईयर क्लास अवेलेबल होती है। तो सेकंड ईयर को कहते हैं जी फौरी तौर पर एंगेज करें, और छुट्टियों में ही टाइम टेबल ले लिया जाता है सेकंड ईयर का, और वो कहते हैं जी एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक अगर 15 से कॉलेज ओपन है तो 15 से ही सेकंड ईयर क्लासें और BS क्लासेस जो यूनिवर्सिटीज़ की या डिग्री की हैं उनको विदाउट वेस्टिंग ए डे आप स्टार्ट कर दें। तो वो कैलेंडर में होता है, लिहाजा उससे डिविएशन मुमकिन नहीं है। अदरवाइज़ हो सकता है कि अगर कैलेंडर का हिस्सा ना हो तो प्रिंसिपल कॉलेज लेवल पे कॉलेज खुले पहले 10-15 दिन टाइम टेबल तैयार करने पर लग जाए, फिर अपने हिसाब से वो कोई डेट देनी जी अब हम एक ही वक्त में सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर शुरू करेंगे क्लासेस सितंबर में जाके, या जो भी प्रिंसिपल लेवल पे जो पहले मैनेज की थी। लेकिन अब चूँकि कैलेंडर में इस चीज़ को शामिल किया गया है कि जिस दिन कॉलेज खुलेगा उस दिन टाइम टेबल पहले से बन के आपने बना लिया हुआ है, उस दिन से आपकी जो क्लासें हैं जो जिनके जो फ्री क्लासें हैं जो आपकी जिनके एग्ज़ाम अभी होने हैं और वो उनको आप या दे चुकी हैं एग्ज़ाम अभी ऑन स्ट्रेंथ है आपकी, जैसे सेकंड ईयर है या जो BA BSc जब होता था तो उस वक्त BA फोर्थ ईयर या BSc फोर्थ ईयर की क्लास थी, तो उसकी क्लासें जो हैं वो इमीडिएटली कॉलेज की एक्टिविटीज़ रिज्यूम होते ही उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाए। उसके बाद एकेडमिक कैलेंडर में एक और चीज़ रखी गई, इससे पहले हमारे यहाँ जब फर्स्ट ईयर का एडमिशन मुकम्मल होता था तो ये कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं थी जिस पर लाजमी अमल हो कि जो ही फर्स्ट ईयर का एडमिशन कॉलेज का मुकम्मल हो और कॉलेज उस एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक अपनी क्लासेस को ओपन करे, जो कैलेंडर में दी हुई है डेट के 3rd वीक सितंबर की डेट है या 4th वीक ऑफ जब से फर्स्ट ईयर की क्लासें आपने शुरू करनी है, तो पहले दिन वो डेट चूँकि दी होती है तो आप उधर एक दिन दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है द फर्स्ट डे देयर विल बी ओरिएंटेशन ऑफ फर्स्ट ईयर क्लासेस। अब ओरिएंटेशन को एकेडमिक कैलेंडर में डाल दिया गया कि प्रिंसिपल जो है वो नए स्टूडेंट को, न्यू कमर्स को पहले दिन कॉलेज के बारे में बताएगा, कॉलेज के एनवायरनमेंट के बारे में बताएगा, अपनी प्रायोरिटी के बारे में बताएगा, कोड ऑफ एथिक्स के बारे में बताएगा, डिसिप्लिन के बारे में बताएगा, ताकि बच्चों को, क्योंकि वो स्कूल एनवायरनमेंट से आए हैं, कॉलेज का एनवायरनमेंट और स्कूल के एनवायरनमेंट में फ़र्क होता है बहुत ज़्यादा,
तो प्रिंसिपल अपनी प्रायोरिटीज़, कॉलेज का इन्वायरमेंट, ट्रेडिशन, सारी चीज़ें जो वो बताना चाहे, तो पहले दिन ओरिएंटेशन होगी, इसमें बच्चों को टाइम टेबल भी दिया जाएगा, उनको कॉलेज का एक विज़िट करवा के उन्हें पता चले उनकी क्लासें कहाँ पे होनी है, और साथ उन्हें कॉलेज के माहौल के बारे में और कॉलेज की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसके बारे में पता चले। तो अब ये ओरिएंटेशन की जो प्रैक्टिस है, जो कि हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन के पार्ट पे है, इसको एकेडमिक कैलेंडर में एक एसेंशियल फीचर के तौर पर रखा गया है कि क्लास वर्क शुरू करने से पहले एक दिन एलोकेट है जिसमें फर्स्ट ईयर के बच्चे आएंगे पहले दिन, और प्रिंसिपल उनकी ओरिएंटेशन करके उनको ये सारी चीज़ें बताएगा। तो ओरिएंटेशन का डे जो है वो भी कैलेंडर का हिस्सा है और एक एसेंशियल प्रैक्टिस है, जिस पर अब आपकी ऑप्शनल नहीं है चीज़ कि हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन ने उस दिन ओरिएंटेशन करके उसकी भी रिपोर्ट जो है वो महकमे को भिजवानी है, पिक्टोरियल एविडेंस और एक रिपोर्ट कि आज कॉलेज में ओरिएंटेशन हुई फर्स्ट ईयर की, और इसमें बच्चों को प्रिंसिपल ने कॉलेज के बारे में और कॉलेज के रूल, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, कोड ऑफ एथिक्स के बारे में बताया। तो वो अब एकेडमिक कैलेंडर में एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी के तौर पर रखी गई है। स्टार्ट ऑफ टीचिंग वर्क का फर्स्ट ईयर इन सितंबर। ये मैंने बताया कि जो प्रैक्टिस चल रही थी उसमें यही था कि सितंबर में ही, कई सालों से प्रैक्टिस थी कि फर्स्ट ईयर की क्लासों का कोई डेट दे दी जाती है जिसमें कॉलेजेस में ये शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस मरतबा ये चीज़ें सारी डिस्टर्ब हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19। सेलिएंट फीचर ऑफ द एकेडमिक कैलेंडर। अब इसमें इसकी फ़ीचर्स पे ही बात हो रही है एकेडमिक कैलेंडर की, तो इसमें जो बातें बाकी हैं उसमें यह भी है कि इसी के अंदर मैंने बताया कि कैलेंडर को आप देखें तो जो हिस्टोरिकल डेज़ हैं हमारे, उनकी सेलिब्रेशन एक ही वक्त में और एक ही तरह की एक्टिविटीज़ तमाम कॉलेजेस में हो रही है। यानी कैलेंडर में चूँकि दे दी गई है कि मिसाल के तौर पर 28 अप्रैल है या कोई अल्लामा इकबाल की डेथ एनिवर्सरी है 21 अप्रैल को वो उससे रिलेटेड इकबाल डे की कोई फंक्शन रख दिया गया है, या 5 फरवरी को कश्मीर डे होता है तो उससे रिलेटेड फंक्शन रख दिया गया है, या सर सैयद अहमद ख़ान के एनिवर्सरी पे कोई फंक्शन रख दिया गया है। तो जो या हमारे जो इस्लामिक डेज़ होते हैं, 12 रबीउल अव्वल आ रहा है तो 12 रबीउल अव्वल को अगर छुट्टी है तो उससे एक दिन 2 दिन पहले कोई ना कोई एक्टिविटी जो सीरत तैयबा के हवाले से कॉलेजों में करनी है उसके लिए वो कैलेंडर में जिक्र है उसका। तो जो आपके डेज़ हैं हिस्टोरिकल नेचर के, उनको भी कैलेंडर में रखा गया है ताकि कॉलेजेस में उन डे को प्रॉपरली ऑब्जर्व करके बच्चों को उनकी सिग्निफिकेंस के बारे में बताया जाए। और ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं जब कैलेंडर में होती हैं तो इसकी रिपोर्ट हमें भिजवानी होती है प्रिंसिपल्स को, महकमे को, कि हमने ये एक्टिविटीज़ की और उसके एविडेंस के तौर पर ये पिक्टोरियल एविडेंस है, इसकी रिपोर्ट भी है। मंथली टेस्ट फॉलो बाई रेगुलर क्लासेस। मंथली टेस्ट मैंने बताया कैलेंडर में मेंशन होता है, कोई टीचर पर होता है कि उसने लेना है और साथ साथ क्लासेस भी चलेंगी और टेस्ट भी होगा। ये जब कैलेंडर में होगा तो इसका मतलब है कि आप टीचर के पास ये ऑप्शनल नहीं है, उसने ये करना है, और अगर नहीं करेगा तो अगर ये रिपोर्ट हो जाए कि ये नहीं हो रहा तो ज़ाहिर है कि प्रिंसिपल के लिए भी एम्बैरेसमेंट है और टीचर के लिए भी एम्बैरेसमेंट है, कैलेंडर को फॉलो करना पड़ेगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन एंड पीटीएम, इस पर मैं बात कर चुका हूँ कि रिजल्ट डिक्लेयर करने के साथ ही पीटीएम जो है ये एक एसेंशियल एक्टिविटी है, और 2 एग्ज़ाम है, 2 मरतबा रिजल्ट डिक्लेयर होता है और 2 मरतबा पीटीएम, ये लाजमी पार्ट है कैलेंडर का। लेकिन पीटीएम जो है वो इससे ज़्यादा मरतबा भी करवाई जा सकती है, प्राइवेट सेक्टर में ये बहुत रेगुलर होती है कि वो हर महीने पेरेंट्स को बुला रहे होते हैं, लेकिन हमारे कैलेंडर में 2 मरतबा ये कैलेंडर का हिस्सा है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ये भी कैलेंडर में इनकॉर्पोरेट कर दी जाती हैं, और ये कुछ सालों से कैलेंडर में साइंस एग्जीबिशन एंड डिस्प्ले वर्क ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये भी कहा गया कि चूँकि बच्चों को हम सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे होते हैं, ये ख़ास तौर पर ये जो हमारे साइंस सब्जेक्ट हैं, फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, कंप्यूटर है, ये हमारे साइंस सब्जेक्ट हैं, इनमें कैलेंडर में डेज़ मेंशन होते हैं कि इस दिन आप साइंस एग्जीबिशन कॉलेज लेवल पे करवाएंगे, और जो आपके डायरेक्टोरेट के या आपके जो ऑफिशियल्स हैं उनको बुलाएंगे उसमें, और उसमें बच्चों को क्या करना है जी, बच्चों ने मॉडल्स बनाने हैं। मॉडल किस चीज़ के बनाने हैं कि जो कोर्स उन्होंने पढ़ा है उसमें से कोई थीम ले लेना है, कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसी थीम जो थ्योरेटिकल पढ़ी है उन्होंने, उसको एक मॉडल की सूरत में वो एक्सप्लेन करें कि ये देखें, ये यहाँ पर मैंने ये मॉडल बनाया है जिस पर ये थ्योरी अप्लाई होती है, थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन है, थ्योरी ऑफ कोई भी जो है
जो साइंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है वो उसको मॉडल के ज़रिए डिस्प्ले करना। और उसके लिए उन्होंने बाकायदा जो सर्कुलर आया था, क्योंकि ये तो एकेडमिक कैलेंडर में मेंशन होती हैं और ये कॉलेज अब करवाते हैं, लेकिन उसमें कहा गया कि प्रिंसिपल जो हैं बच्चों को इसमें फिनेंशियली सपोर्ट करें, और इसके लिए साइंस ब्रेकेज फ़ंड जो है कॉलेजों में मौजूद होता है। अगर बच्चा रिक्वेस्ट भेजे कि मैंने ये मॉडल बनाना है और इसके लिए मुझे बहुत महंगे मॉडल तो खैर वो इतना अफोर्ड नहीं हो सकेगा, लेकिन एक रीज़नेबल अमाउंट तक जो है प्रिंसिपल उनको उस फंड में से फिनेंशियल सपोर्ट उनके टीचर की रिकमेंडेशन पे करे, ताकि वो उसको पैसे कुछ मिल जाए और वो मॉडल बना सके। कुछ बच्चे अपने तौर पे करते हैं और बड़ी उन्हें खुशी होती है जब ये एग्जीबिशन होती है, और हर डिपार्टमेंट करवाता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, और ये डिपार्टमेंट जो है कंप्यूटर डिपार्टमेंट, और वहाँ पर जाके प्रिंसिपल ख़ुद भी जाते हैं, गेस्ट भी जाते हैं। बच्चों को, हर बच्चा अपने मॉडल के पास खड़ा होता है और वो सवाल करते हैं, बताएं आपने क्या किया, तो बताता है कि ये मैंने बनाया हुआ है, देखें इस तरह वर्किंग हो रही है और इस पर ये फार्मूला, ये जो थ्योरी अप्लाई होती है। तो ये साइंस एग्जीबिशंस का मकसद बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज और बच्चे के कंसेप्ट क्लियर करना बुनियादी मकसद है। तो अब ये साइंस एग्जीबिशंस को भी एकेडमिक कैलेंडर में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, और इनकॉर्पोरेट करके इसको एकेडमिक कैलेंडर की एक एसेंशियल कंपोनेंट के तौर पर रखा गया है। और लिहाजा ये कॉलेजेस लेवल पे ये साइंस एग्जीबिशंस जो हैं अब रेगुलर होती हैं एकेडमिक ईयर के दौरान, और बाकायदा तौर पर इसकी भी रिपोर्ट तैयार होती है, और ये रिपोर्ट भी डिपार्टमेंट को भिजवाई जाती है कि हमने साइंस एग्जीबिशंस की और उसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बच्चों ने ये मॉडल बनाए और सारा सिलसिला जो था। तो बच्चों में ये एक शौक़ पैदा करना कि इनोवेशंस का, कि वो जो पढ़ें उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें। ये जो हम बात करते हैं ना कि जब तक बच्चा किसी चीज़ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं करेगा उस वक्त तक खाली थ्योरी से बात नहीं बनती। तो बच्चों में शौक़ पैदा करने के लिए ये भी इसको एकेडमिक कैलेंडर में रखा गया है। उसके बाद जी अपना कुछ स्पेशल एक्टिविटीज़ भी एकेडमिक कैलेंडर में होती हैं और उसको भी कॉलेज लेवल पर फॉलो करना ज़रूरी होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि डेंगू जो है पिछले कई सालों से एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। डेंगू का मसला जो है, इसमें बहुत कैजुअलिटीज़ हुई शुरू के सालों में। उसके बाद फिर इसको एकेडमिक कैलेंडर में शामिल कर दिया गया। मसलन पहले क्या था जी, ज़ीरो पीरियड एकेडमिक कैलेंडर में शामिल था। ज़ीरो पीरियड से मुराद था कि जो रेगुलर क्लास वर्क है उससे पहले आपने हाफ एन आवर की एक क्लास रखनी है जिसमें बच्चों को सफाई सुथराई के बारे में और डेंगू मच्छर से बचने के लिए जो SOPs हैं उससे आगाह करना है। फिर इन्होंने महकमे ने उस कैलेंडर में तब्दीली की, कहा जी ये ज़ीरो पीरियड कामयाब नहीं है क्योंकि उस वक्त बच्चे नहीं आते और वो इतना इंटरेस्ट से नहीं पार्टिसिपेट करते और ना टीचर उसमें उस तरह इन्वॉल्व होते हैं। तो फिर इन्होंने इसको तीसरे पीरियड में रख दिया, तीसरे और चौथे पीरियड में। उस पर बहुत से कॉलेजों में प्रिंसिपल के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इसमें बच्चों को बार बार एक ही चीज़ बताने से बच्चों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो चूँकि डिपार्टमेंट की डायरेक्शन है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो डेंगू प्रिवेंशन SOPs के बारे में बताने के लिए और उसमें जनरल क्लीनलीनेस के बारे में बताने के लिए तीसरे पीरियड में डेंगू लेक्चर जो है, और फिर सेमिनार्स भी होते हैं इसमें, वो भी कैलेंडर में शेड्यूल होते हैं जो महकमा देता है। तो ये जो है स्पेशल इनिशिएटिव हैं जो एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक हमने करने हैं। कोविड-19 SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन, इस पर भी कोई डायरेक्शन हो सकती है। इनकी अवेयरनेस के हवाले से कोई आप लेक्चर रखाएं, कोई वर्कशॉप करवाएं, कोई सेमिनार करवाएं, अगर है तो आपको करना है वो एक्टिविटी। और ये रेगुलर फीचर है एकेडमिक कैलेंडर का कि ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में वो लिखा होता है। ट्रैफिक वीक या कोई डे होता है जिसमें ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में आप ट्रैफिक ऑफिशियल्स को बुलाएं जो बच्चों को ट्रैफिक के लॉस के बारे में बताएं। एंटी करप्शन वीक अब पिछले कुछ सालों से एकेडमिक कैलेंडर का हिस्सा है कि नैब वाले जो हैं ये वीक सेलिब्रेट करते हैं और कॉलेज लेवल पर ये एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें नैब के ऑफिशियल्स आते हैं। एसे राइटिंग है, स्पीच कंटेस्ट है। ये कोविड के दिनों में भी ये हुआ है, पिछले साल भी हुआ है, इस साल के शुरू में भी। तो इसमें अमूमन इस साल तो ऐसे राइटिंग हुआ था और फिर हम रिज़ल्ट भिजवाते हैं उनको और फिर वो उसमें सर्टिफिकेट वगैरह या इनामात वगैरह उनकी तरफ से मिलते हैं। तो एंटी करप्शन में बुनियादी मकसद ये है कि बच्चों को करप्शन के नुकसानात और उसके मुआशरे पर असरात के बारे में आगाह किया जाए यूथ को। तो एंटी करप्शन वीक भी एकेडमिक कैलेंडर में रखा गया है कि ये भी एक एसेंशियल एक्टिविटी है जो कॉलेज लेवल पे होनी है। पिंक रिबन कैंपेन जो है ये भी एक ऐसी एक्टिविटीज है जो फीमेल कॉलेजों में बच्चियों के को कॉलेजों में ये ज़रूर उसका हिस्सा होती है कि इस पर यहाँ आप सेमिनार करवाएं,
बाहर से किसी को, कोई डॉक्टर को या किसी मेडिकल के फील्ड के बंदे को जो इस हवाले से अवेयरनेस दे, क्योंकि ये भी जिस तरह मुख्तलिफ और तरह की डिजीज़ हैं, ये भी एक डिज़ीज़ है। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से ये अवेयरनेस है बच्चियों को कि उसमें किस तरीके से आपने प्रिकॉशंस मेजर लेने हैं और ये जो जानलेवा बीमारी है इससे कैसे बचना है। तो पिंक रिबन कैंपेन हमारे फीमेल कॉलेजों में इस हवाले से अवेयरनेस लेक्चर्स वगैरह एक्टिविटीज़ होती हैं और कैलेंडर में भी शामिल होती हैं। बॉय स्काउट्स एंड गर्ल गाइड एक्टिविटीज़ भी एकेडमिक कैलेंडर में शामिल होती हैं। और ब्लड डोनेशन अंडर हलाल अमर, क्योंकि ये हम बच्चों से फ़ंड भी लेते हैं, रेड क्रिसेंट फ़ंड, और इसके तहत हलाल अमर की चूँकि गवर्नमेंट का इदारा है लिहाजा उनको डोनेशन भी दी जाती है, लेकिन साथ ही साथ ब्लड कैंप्स भी लगाए जाते हैं। और ब्लड कैंप जो है ये भी एकेडमिक कैलेंडर की एक एक्टिविटी है। और हमारे तमाम कॉलेजों में मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत से कॉलेजों में, हमारे अपने कॉलेज में चूँकि कैलेंडर में ही होता है, तो एक टीचर इंचार्ज है रेड क्रिसेंट का जो हलाल अमर वालों के साथ कोऑर्डिनेशन करके कैंप लगता है और वो टीम आती है अपनी पूरे पैराफर्नेलिया के साथ और बच्चों को मोटिवेट क्लासों में जाके किया जाता है कि ब्लड डोनेशन जो है वो कितनी बड़ी सदका जारिया है और इसार का जज्बा पैदा करता है और इससे आपकी सेहत पर भी अच्छा असर पड़ता है जब आप ब्लड को डोनेट करते हैं किसी के लिए, दुखी इंसानियत के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हलाल अमर के तहत कॉलेजेस में ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो करवाई जाती हैं। तो बुनियादी चीज़ ये भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ का हिस्सा है, क्योंकि जब हम करैक्टर बिल्डिंग की बात करते हैं ना, तो करैक्टर बिल्डिंग में ये शामिल है कि बच्चों में भी वो जज्बा पैदा किया जाए कि दूसरों के लिए कैसे जीना होता है, दूसरों के लिए कैसे कुर्बानी देनी होती है। तो ब्लड डोनेशन पर भी उनका कोई अगर कोई खौफ है, कोई इस तरह की बात है, वो ख़त्म हो और उन्हें पता हो कि ब्लड डोनेशन किसी की मदद करना कितना अहम है और फिर ब्लड डोनेशन के मेडिकल बेनिफिट भी हैं। तो बच्चों को पहले इंचार्ज जो है वो क्लासों में जाके बताते हैं, पर बच्चे अच्छी खासी जोश और जज्बे से, मुझे जिस तरह हमारे कॉलेज में हर दफ़ा 70-80 कम से कम ब्लड की खून की बोतलें बच्चे डोनेट करते हैं, हलाल अमर वाले लेके जाते हैं। तो वो भी एक एक्टिविटीज़ जो है एकेडमिक कैलेंडर में होती है। ये जी आपके सामने इस वक्त जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है ये हमारा एकेडमिक कैलेंडर हो रहा है। तो एकेडमिक कैलेंडर में आप देख रहे हैं कि ये 2018 और 19 का एकेडमिक कैलेंडर है। इसमें कॉलम बने हुए हैं और ये वो कैलेंडर था जो एक मैंने डिस्प्ले में रखा है। हर साल चूँकि ये बनता है इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली भी हो जाती है, लेकिन इसका फॉर्मेट बेसिकली यही होता है कि एक कॉलम में महीना दिया हुआ है और ये जो एकेडमिक सेशन है इसको अप्रैल से शुरू किया जाता है। स्कूलों में भी अप्रैल में होता है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट ये है कि हम एकेडमिक सेशन को 15 अगस्त से समझते हैं, लेकिन यहाँ पर जो महकमे ने रखा हुआ है वो अप्रैल में रखा हुआ है। लेकिन ये अप्रैल में या मई में, और इसका आगाज़ जो है एकेडमिक सेशन का वो क्योंकि हमारी तमाम क्लासें उस वक्त एग्ज़ाम में बिज़ी हो जाती हैं, फर्स्ट ईयर से लेके ऑनवर्ड आगे जितनी भी क्लासें हैं, ये वो महीना है जिसमें तमाम क्लासें अमूमन फ्री हो जाती हैं और एग्ज़ाम की तैयारी में। तो फिर उसमें वो कैलेंडर को अगर आप देखें तो वहाँ पे प्री इंटरमीडिएट क्लासेस का कहा गया है कि उसका एक टाइम से टाइम टेबल बना के देना पड़ता है हमें। तो प्री इंटरमीडिएट क्लासेस को लॉन्च कर दें, जब आपकी रेगुलर क्लासेस ख़त्म हो गई हैं तो आप प्री इंटरमीडिएट क्लासेस लॉन्च कर दें और वो फ्री होंगी। वो उन बच्चों के लिए होंगी जो एनरोल नहीं है कॉलेज में। वो आपको बेसिकली कॉलेज को इंट्रोड्यूस करवाना है उन बच्चों के साथ जिन्होंने आगे एडमिशन लेना है और जिन्होंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो इस तरह सिलसिला है जी ये है। फिर उसके बाद प्री इंटरमीडिएट क्लासेस के बाद अगर आप आगे चलें तो फिर बाकायदा तौर पर अगस्त में जब हमारा रेगुलर सेशन शुरू हो जाता है तो आप देखें कि कॉलम वाइज अगर चलें तो नंबर ऑफ़ डेज़ लिखें हर महीने में कितने हैं जो वर्किंग डेज़ हैं, और अगर कोई उसमें पब्लिक नेशनल हॉलीडे आ गया तो वो भी मेंशन है, और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को भी शेड्यूल किया जाता है। और अगर वो दिन कॉलेज बंद है, ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं, जैसे ईद के दिन में, ईद के मौके पर 3 या 4 छुट्टियाँ होती हैं तो वो मेंशन हो जाती हैं, या इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी है तो उससे तो पूरी तरह एक कैलेंडर बना के उसमें डेट्स मेंशन कर दी जाती हैं कि पब्लिक हॉलीडेज़ इन दिनों में हैं, वर्किंग डेज़ इतने हैं, इन वर्किंग डेज़ में जो है ये एक्टिविटीज़ जो है कॉलेजेस में शेड्यूल की गई है। तो ये जो है
ये एक किस्म का एकेडमिक कैलेंडर जो है बेसिकली इसकी शक्ल ये होती है जो DPI ऑफिस सर्कुलेट करता है कॉलेजेस को, और कॉलेजेस से कहा जाता है कि इसके मुताबिक आप अपने सेशन को अब आप चलाएं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये प्रैक्टिस चल रही थी, बीच में फिर गैप आ गया, और अब फिर जो है एकेडमिक कैलेंडर जो है उसको इस तरीके से किया जा रहा है कि सबसे पहले स्पोर्ट्स का एक कैलेंडर भेजा गया इन्फॉर्मेशन लेने के बाद तमाम कॉलेजों से कि उनके पास कौन कौन सी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है और कौन कौन से स्पोर्ट्स का इवेंट वो करवा सकते हैं। तो उसके बाद फिर अब उसमें उनको अब एक कैलेंडर दिया गया है जो अलहदा से आया, जिसे सिर्फ स्पोर्ट्स कैलेंडर कहते हैं, और उसमें महीने के हिसाब से, क्योंकि अब ज़्यादा फोकस स्पोर्ट्स पर करने की कोशिश की जा रही है कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो है हमारे यहाँ बहुत ख़त्म हो रही हैं या कम हो गई हैं, तो अब कॉलेजेस में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को रिवाइव किया जाए, उसमें देखा जाए उनके पास कौन सी फैसिलिटीज़ हैं कौन सी नहीं हैं, वो अपने फ़ंड खुद यूज़ करें और वो फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करें या डेवलप करें, और फिर बच्चों को मोटिवेट करके उनको इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में शामिल करें। तो वो एक कैलेंडर उन्होंने भेजा है, वो मंथ वाइज है और पूरे एकेडमिक सेशन के लिए है, और उसे स्पोर्ट्स कैलेंडर का नाम दिया है। एकेडमिक कैलेंडर जो है वो पैरेलल है, वो अभी तक सर्कुलेट नहीं हुआ। तो अब ये दो कैलेंडर्स हैं जिनको, क्योंकि उसमें स्पोर्ट्स कैलेंडर के हवाले से मैंने आपसे कहा कि वो इस बात की प्रोविजन रखी गई है कि कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो कि एकेडमिक के पैरेलल चलेंगी, लेकिन ज़्यादातर को रखा गया है कि उसको आप सेकंड हाफ में रखें, 2 बजे के बाद जो है वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ बाद ऐसी हैं जिनको शेड्यूल किया गया है। तो अभी ये सिर्फ सर्कुलर की हद तक तो पहुंच चुका है, लेकिन अभी इस पर मज़ीद फॉलोअप का इंतज़ार है कि किस तरीके से फिर इस पर एग्जीक्यूशन जो है अभी होती है, क्योंकि अभी तक सिचुएशन फ्लूड है, क्योंकि कोविड-19 के हवाले से महकमा कैलेंडर दे भी देता है और दे भी रहा है इस दफ़ा, लेकिन डेली बेसिस पर चूँकि वो ये क्लैरिटी नहीं आ रही कि क्या हम उस तरह सेशन चला सकेंगे कि नहीं, क्योंकि NCOC की जो मीटिंग है उसमें हर 8-10 दिन के बाद एक नई डेवलपमेंट हो जाती है। अब फिर आ जाता है कि नहीं, आपने कोई गेट टुगेदर नहीं करनी जिसमें असम्बलिंग हो, इकट्ठे हों बच्चे, और क्लासेस में भी अपने डिस्टेंस पे बच्चे बैठाने हैं और स्टैगर्ड बेसिस पे क्लासेस चलानी है, 50% बच्चे बुलाने हैं, 3 दिन 50%, जिस तरह भी है। मतलब ये है कि अभी नॉर्मल सिचुएशन में हम नहीं हैं। तो कुछ दिनों के लिए ऐसा इंप्रेशन आता है कि सिचुएशन बेहतर हो रही है, वैक्सीनेशन पर बड़ा फोकस है इस वक्त, और बच्चों को भी अब उसमें रख दिया गया है कि कॉलेजों में बच्चों से कहा गया है कि 18 साल से ऊपर के बच्चे तमाम वैक्सीनेटेड हों। फिर आप 18 से नीचे, क्योंकि हमारे इंटर से ऊपर के बच्चे 18 में आते हैं, तो उनको आप जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं वो 18 से कम के होते हैं, तो अब 16 का बेंच मार्क रख के उनकी वैक्सीनेशन। तो डिपार्टमेंट अब इन मामलात इस तरह हैं कि तमाम बच्चे भी वैक्सीनेटेड हों और ये थ्रेट डिल्यूट हो ताकि हम नॉर्मल रूटीन में आ सकें। तो नॉर्मल रूटीन चूँकि अभी नहीं है, लिहाजा कैलेंडर बन जाता है। जैसे मैंने कहा, स्पोर्ट्स का कैलेंडर सितंबर से ही एग्जीक्यूट होना था, लेकिन उस पर अभी अमल नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा कि अभी तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, और जो ही NCOC की मीटिंग होती है तो वो नई डायरेक्शंस आ जाती हैं, और उसमें अभी तक यही है कि अभी तक आपने कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करनी, कोई गेट टुगेदर नहीं करनी, कोई असम्बलिंग नहीं करनी बच्चों की। तो एकेडमिक आवर्स को भी किस तरह चलाना है वो भी वही एक रूटीन का मामला नहीं है। तो बहरहाल ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर का इशू नहीं है, प्राइवेट सेक्टर भी इसको फॉलो करने का पाबंद है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, इसको वो डिविएट नहीं हो सकते। तो सिचुएशन सबके लिए एक जैसी है, लेकिन बेसिकली तो हमने एकेडमिक कैलेंडर को फॉलो करना है कि जो ही सिचुएशन नॉर्मल होती है और हम नॉर्मल वे में आ जाते हैं, तो नॉर्मल वे में आके फिर हमने उस एकेडमिक कैलेंडर को फॉलो करना है जो डिपार्टमेंट हमें देगा, और उसके मुताबिक अपनी एक्टिविटीज़ को शेड्यूल करना है, चाहे वो एकेडमिक्स हैं, चाहे वो को करिकुलर हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे मैंने अभी आप एकेडमिक कैलेंडर आपसे शेयर किया, तो होता क्या है कि वो एकेडमिक कैलेंडर प्रिंसिपल के पास आ जाता है। अब प्रिंसिपल उस एकेडमिक कैलेंडर को सामने रख के एक अपने तौर पे एक इस तरह का वो शेड्यूल या एक चार्ट सा बनाते हैं, एक इस तरह की शीट बनाते हैं जिसमें वो मेंशन कर देते हैं कि ये टीचर्स को ये असाइनमेंट दी गई है, और ये एक्टिविटी इस टीचर ने जो कंसर्न एक्टिविटी का इंचार्ज है उसने इस डेट को करनी है। ये जो मिसाल के तौर पर एक कॉलेज के में ये टारगेट्स टू बी अचीव्ड बिफोर 30 जून 2021 ये किसी ने बनाया, प्रिंसिपल ने।
तो ये एक्चुअली उसकी रिफ्लेक्शन है एकेडमिक कैलेंडर की, कि उसने अपने कॉलेज के हिसाब से उस एकेडमिक कैलेंडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये ये चीज़ तैयार की और इसमें डेटे मेंशन कर दी, वही डेटे जो महकमे के एकेडमिक कैलेंडर में है, और इसमें उस टीचर का नाम भी मेंशन कर दिया जिसके ज़िम्मे ये असाइनमेंट है, जिसने वो वाला काम करना है जो कैलेंडर में दिया गया है, जो उसके एक्टिविटी का इंचार्ज है। ये देख लें, ये बाकायदा तौर पर इसमें मंथ वाइज लिखा हुआ है कि क्या एक्टिविटीज़ है, किस सोसाइटी ने करवानी है, उसकी इंचार्ज कौन है, फीमेल कॉलेज का दिया हुआ है, और आगे उसका सिग्नेचर। मसलन एक टीचर ने जो किसी एक एक्टिविटीज़ की इंचार्ज है, कोई को करिकुलर की इंचार्ज है, कोई स्पोर्ट्स की इंचार्ज है, तो उसको पता है कि उसने इस महीने में ये एक्टिविटी कॉलेज में करवानी है, तो वो अपना जो टास्क है उसको नोट कर लेंगे और इधर सिग्नेचर उससे ले लेते हैं। इसका मतलब है प्रिंसिपल ने एक सिग्नेचर लेके कन्वे कर दिया कंसर्न टीचर को कि आप ये ज़िम्मे ये है कि आपने एकेडमिक ईयर में फ़लाँ वक्त में फ़लाँ एक्टिविटीज़ कुछ करवाना है। तो फिर उस टीचर को पता होता है और उसी हिसाब से एक्ट करता है, अपनी रिक्वेजिशन भिजवाता है, अरेंजमेंट करता है और वो एक्टिविटी करवाता है। और ये हमारे चूँकि परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन रिपोर्ट में भी अब ये कॉलम शामिल है कि प्रिंसिपल ने क्या टास्क दिया और आपने वो टास्क पूरा किया कि नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ये प्रिंसिपल ने खुद लिखना होता है पर के परफॉर्मे में, जो जिसको आप ACR को आप पर कहते हैं। तो अब ये जो पेज खुला हुआ है इसमें एक कॉलेज में उसी तरीके से अब ये सारा कुछ जो लिखा हुआ है डेट वाइज मंथ वाइज, इसको ये शेड्यूल को लिया गया एकेडमिक कैलेंडर में से और एक्टिविटीज़ को मेंशन करके टीचर का नाम दे दिया गया हर कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज लेवल पर प्रिंसिपल ने असाइनमेंट टीचरों को एलोकेट की होती हैं, मुख्तलिफ कमेटीज़ होती हैं जो काम कर रही होती हैं, और उनसे सिग्नेचर ले के मतलब है कि प्रिंसिपल ने आगे कन्वे कर दिया कि आपने इस तरीके से काम करना है। और ये लेसन प्लान है। अब लेसन प्लान जो है ये भी मंथ वाइज है कि एक महीने में किस तरीके से आपने किन किन चैप्टर को पढ़ाना है और किस तरीके से आपने पूरा कोर्स जो है वो कवर करना है। नीचे सिग्नेचर टीचर से ले लिए गए हैं और टीचर को पता है कि उसने अपने कोर्स को जितने वर्किंग डेज़ हैं, एकेडमिक डेज़ हैं, उसमें इस सीक्वेंस के साथ चलाना है कि उसका कोर्स जो है वो टारगेट के मुताबिक कवर हो जाए। तो लेसन प्लान बाकायदा तौर पे ये भी कन्वे कर दिया जाता है कंसर्न टीचर को ताकि वो उसके मुताबिक अपनी क्लासें मीट करें और अपना कोर्स जो है वो कवर करें। तो ये जो एकेडमिक कैलेंडर है ये बेसिकली चीज़ों को, जैसे मैंने शुरू में बात की, इसको एक इनमें यूनिफॉर्मिटी पैदा करने के लिए, इनको सिंक्रेटाइज करने के लिए, परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, और इसमें महकमे को भी सहूलत है कि डिपार्टमेंट को पता होता है कि उनके नीचे जो कॉलेजेस हैं वो कैसे काम कर रहे हैं और क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पे एक ही वक्त में चूँकि हो रही होती हैं। और प्रिंसिपल्स के ऊपर भी एक ऑब्लिगेशन होती है कि उसने कैलेंडर से डिविएट नहीं करना और वो तमाम एक्टिविटीज़ इंश्योर करानी है जो कैलेंडर में दी गई हैं। और फिर चूँकि ऊपर एक मॉनिटरी मैकेनिज़्म भी है, और मैंने कहा कि इनको चेक करने की कि कैलेंडर पर मनमान अमल हो रहा है, ये कंसर्न डिप्टी डायरेक्टर को टास्क दिया जाता है। टास्क चेक कोई भी कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये है कि डिप्टी डायरेक्टर से कहा गया है कि वो कॉलेजेस में जाके देखें कि कैलेंडर पर अमल हो रहा है और वो एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कैलेंडर में दी गई हैं कि नहीं। तो ये प्रोसीजर चल रहा था। इन द मीन टाइम कोविड आ गया और कोविड में आके क्लासें हमारी रुक गई और ऑनलाइन चली गई। अब ऑनलाइन की अपने तकाज़े हैं, उसमें टोटल परसेंटेज का बहुत थोड़ा बच्चे जो होते हैं वो एक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं, वो एक अलहदा सी कहानी है कि उसमें कितने बच्चे उससे फ़ायदा लेते हैं और कितने नहीं लेते। लेकिन अब पिछले 1.5 साल से हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो एकेडमिक कैलेंडर भी 19 के बाद नहीं डिज़ाइन किया महकमे ने। तो अब ये इस मरतबा ये एकेडमिक कैलेंडर का कुछ हिस्सा सर्कुलेट हुआ है, बाकी वो कर देंगे, लेकिन अभी भी सिचुएशन जो है वो नॉर्मल नहीं है। तो बेसिकली ये एकेडमिक कैलेंडर जो है ये अब एक लाजमी पार्ट हो गया हमारे कॉलेजेस में, जिसके मुताबिक हमने पूरे एकेडमिक ईयर को चलाना है। जो ही सिचुएशन नॉर्मल होगी तो ये एक्टिविटीज़ फिर से रिस्टोर हो जाएगी और इस पर फिर उसी तरीके से अमल दरामद होगा। तो ये आज की कुछ गुजारिशात थी जो आपके साथ मैंने शेयर की। अब आखिरी 15 मिनट हैं, अगर आप इस पर अपना कोई इनपुट देना चाहते हैं, कोई आप इस हवाले से बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ताकि हम आपकी इनपुट भी इसमें शामिल हो जाए। प्लीज़ जी।